हेलो सीए इंटरमीडिएट वॉरियर्स, हमारा रिवीजन और प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर्स का सिलसिला चालू है। आज हम क्या लेकर के आए हैं? आज हम हमारे पिटारे में लेकर के आए हैं प्रैक्टिसिंग द सेशन ऑफ सैम्पलिंग। बच्चों, सैम्पलिंग कंटेन्स द कोर कंसेप्ट ऑफ ऐसे 530। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज रिवाइज करेंगे एंड क्वेश्चन एंड आंसर्स को भी टैकल करेंगे। गाइज, बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आई एम वेरी श्योर ये यूट्यूब क्लास के बाद आपका जो ये 6 से 8 मार्क का चैप्टर है वो थरो पिट-पैट रेडी हो जाने वाला है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ सुपर वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी। एंड हाँ गाइज, डोंट फॉरगेट टू ऐड ऑन योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। हमारे स्पेशल क्लासेस के लिए भी हम लोगों ने काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेशंस लेकर के रखे हैं एंड उसका टाइम टेबल कुछ ऐसा है। सो फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, ये 5 दिन, मैं आपको डेट भी बता देती हूँ। वी स्टार्टेड फ्रॉम 18th ऑफ अप्रैल से लेकर के फ्राइडे, अगर मैं कहने जाऊँ 22 तारीख तक, हम लोगों ने थरली काफ़ी सारे चैप्टर्स के सुपर क्विक रिविजन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, 19th, 20th, 21st and 22nd. We already have completed the question answers practice session of nature, objective and scope of audit. हम लोगों ने फिर स्टार्ट किया था स्ट्रैटेजी, प्लान एंड प्रोग्राम। 1 आवर का वीडियो डेली, सिर्फ 1 घंटे में 1 चैप्टर के ऑल द पास्ट एग्जामिनेशन, आरटीपी, एमटीपी क्वेश्चंस सारे प्रैक्टिस करें। प्रोग्राम, ऑडिट एविडेंसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन इज अ बिग चैप्टर, तो उसमें हम लोगों ने 2 दिन लगाए थे। ऑडिट एविडेंसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन। ऑन फ्राइडे द प्लान वॉज ऑफ कंपनी ऑडिट के क्वेश्चंस। ठीक है, यही गाइज, यही आपके प्रैक्टिस का सिलसिला अब यूट्यूब पे भी चालू है। इसी यूट्यूब चैनल पे, यस माय डियर फ्रेंड्स, अनअकैडमी फाउंडेशन इंटरमीडिएट फाइनल यूट्यूब चैनल पे, the plan is to give you the question and answers, to practice question answers of sampling, very beautifully covered, analytical procedures and audit report. आज है बच्चों, आज है वो बेहतरीन दिन स्पेशल क्लासेस के बाद यूट्यूब पे ऑडिट रिपोर्ट पूरा चैप्टर पढ़ने का एंड क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करने का। गाइज, ना ही सिर्फ इतना ही, हम आपको ये भी बता दें, मेरे नवंबर 22 के प्लस क्लासेस ऑलरेडी इनिशिएट हो चुके हैं। महाबली बैच इज ऑलरेडी लॉन्च्ड। एवरी डे सुपर कूल प्रैक्टिस सेशन, सुपर कूल प्लस सेशंस चल रहे हैं। यू कैन यूज द कोड KSNV Live, you can use the code AuditSAR and take up the maximum possible benefit on the subscriptions. So these are the plus subscriptions, as well as iconic subscriptions are there for you all. Chale, so without any further delay, let's get started with the topic. ऐसे 530 टॉक्स अबाउट ऑडिट सैम्पलिंग। अब ये सैम्पलिंग का क्या मतलब होता है? बचपन में ना एक क्वेश्चन आता था बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, कि एक पूरा सा बॉक्स है, इसमें खूब सारे बॉल्स रखे हुए हैं, खूब सारे रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, एंड आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी थी कि आप जब भी उस बॉक्स में से कोई एक बॉल सिलेक्ट करो तो व्हाट इज़ अ प्रोबेबिलिटी दैट यू आर हैविंग येलो कलर बॉल, यू आर हैविंग अ रेड कलर बॉल, ऐसा होता था। बस ये सेम चीज़ आपको इस वाले चैप्टर में, बेसिकली इस वाले स्टैंडर्ड में अप्लाई करनी है। सैम्पलिंग का मतलब ही ये होता है फ्रॉम द होल पॉपुलेशन। जैसी पूरी गट्ठर भर फाइल है, ये पूरी गट्ठर भर फाइल में से यू ट्राई सिलेक्टिंग सम ऑफ द वाउचर्स। पूरे पॉपुलेशन में कुछ वाउचर्स आपने सिलेक्ट कर दिए। इन वाउचर्स को जब भी आप एनालाइज करते हो, इस प्रोसेस को कहा जाता है सैम्पलिंग। तो यहाँ पे 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, सिलेक्शन ऑफ सैम्पल्स, एंड दूसरा, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। क्यों? क्योंकि आपने इन वाउचर्स को चेक कर लिया, फिर आप ओपिनियन किस पे दोगे? इन कम वाउचर्स पे, ये पूरी फाइल पे, पूरी फाइल पे। सो लेट मी मेक यू ऑल अंडरस्टैंड द मीनिंग इन इंग्लिश। स्टैंडर्ड क्या कहता है? बोलता है अप्लाइंग प्रोसीजर्स ऑन लेस देन 100% of the population, but expressing opinion on the overall 100% of the population. This process is known as audit sampling.
तो पूरे फाइल में से वाउचर्स को सिलेक्ट करो, वाउचर्स पे प्रोसीजर्स अप्लाई करो, प्रोसीजर्स के रिजल्ट्स के बेसिस पे प्रोजेक्ट करो रिजल्ट्स ऑफ द पॉपुलेशन। तो सबसे पहला, जिस पॉपुलेशन में से हम लोग वाउचर सिलेक्ट करने वाले हैं, इसकी कोई कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। चलो ये पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन। आई डोंट नो आप में से कितने जनों ने ये गेम खेली है, नहीं खेली है। मैं बहुत खेलती हूँ मेरी नीस के साथ, खेलती थी, अब तो नीस बहुत बड़ी हो गई है एंड शी इज़ नॉट देयर इन इंडिया, वो लंदन चली गई तो खेलने नहीं मिलता। तो मैं बहुत खेलती थी ऐसा, शायद आपने खेला हो। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू, आई यूज्ड टू ट्विस्ट माय फिंगर्स ऐसे, आई रोटेट एंड देन आई यूज्ड टू आस्क her कि बेटा पिक वन फिंगर एंड पिक इंडेक्स फिंगर। तो शी यूज्ड टू सिलेक्ट वन। अब मैं उसको बोलती थी अरे यार ये तो इंडेक्स फिंगर आई ही नहीं। ऐसी गेम मैं उसके साथ खेलती थी कई बार। तो कई बार ना चीटिंग भी करते थे। कैसे करते थे बता रहे, आई वॉन्ट हर टू सिलेक्ट इंडेक्स फिंगर, ठीक है, आई वॉन्ट हर टू सिलेक्ट दिस इंडेक्स फिंगर। तो मैं क्या करती थी, वो इंडेक्स फिंगर दिखाती नहीं थी, ऐसा फोल्ड करके बाकी जो 3 फिंगर्स है ना, इसको ऐसे ट्विस्ट करना शुरू कर देती और एक थंब। माई नीज इज ऑल्सो स्मार्ट, आकर के बोलती मासी, मैंने कहा हाँ, हाउ कैन ओनली 3 फिंगर्स, 4 फिंगर्स होनी चाहिए। तो मैं उसको थोड़ा सा ऐसे प्यार से मना लेती थी। मैंने कहा बेटा वो जो लिटिल फिंगर है ना, लिटिल फिंगर वो ऊपर तक पहुंच ही नहीं रही है, तो लिटिल फिंगर ना नीचे दब गई है, हैंस 3 फिंगर्स। और ऐसे करके मैं उसको पॉपुलेशन दे देती थी कि चलो नाउ सिलेक्ट इंडेक्स फिंगर। मुझे सच बताओ, बेचारी कितने भी प्रयत्न करें, विल शी बी एबल टू सिलेक्ट अप्रोप्रिएट सैम्पल फ्रॉम द पॉपुलेशन? नहीं ना। मतलब द पॉपुलेशन विच आई एम गिविंग इट टू हर, दिस इज इनकम्प्लीट। इफ़ दिस इज़ इनकम्प्लीट विदाउट द सैम्पल्स, मतलब जहाँ पे मैनिपुलेशन हुआ है, जो सैम्पल्स में फॉर्ज्ड, मतलब जहाँ जो सैम्पल में मुझे लग रहा है कि यार चीज़ें मैनिपुलेट हुई है, वो तो मैंने रखा ही नहीं। अब ऑडिटर कितने भी सैम्पल सेलेक्ट कर ले, कितने भी प्रोसीजर्स अप्लाई कर ले, उसको मिसस्टेटमेंट मिलेगा ही नहीं, राइट। Hence there is a need for us to understand the characteristic of the population from which we are selecting the samples. पॉइंट नंबर 1 इज कंप्लीटनेस। जो भी सैंपल आप उसको दे रहे हो, जो भी पॉपुलेशन आप उसको दे रहे हो, कीप इट कंप्लीट, ठीक है। तो सबसे पहला आता है कंप्लीटनेस। दूसरा, डोंट अप्लाई एनी काइंड ऑफ मैनिपुलेशन। जो भी पॉपुलेशन के बेसिस पे बीइंग एन ऑडिटर यू आर सिलेक्टिंग द वाउचर, इट हैज़ टू बी एक्यूरेट इनफ एंड द इंफॉर्मेशन पॉपुलेशन, जो भी पॉपुलेशन है जिसके अंदर से आप सैम्पल सेलेक्ट करने वाले हो, दैट हैज़ टू बी रिलायबल, भरोसेमंद होना चाहिए। उसको बनाते समय जो इंटरनल कंट्रोल्स आपने इम्प्लीमेंट करवाए हैं कंपनी, मतलब जो कंपनी ने इंटरनल कंट्रोल्स इम्प्लीमेंट किए हैं, ये सारे अप्रोप्रिएट होने चाहिए। सो कंक्लूडिंग, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम विच वी आर गोइंग टू सिलेक्ट सैम्पल्स? इट इज़ कार। क्या है ये? कार। सी स्टैंड्स फॉर कंप्लीटनेस, A stands for accuracy, accurate population. R stands for reliable population. Making sense? पक्का श्योर? 100%? सो सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ा? मीनिंग। दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन। अब तीसरा, देखो पॉपुलेशन समझ गया, अब मुझे क्या करना है? पॉपुलेशन में से सैंपल को सिलेक्ट करना है। सो नाउ द स्टैंडर्ड टॉक्स अबाउट मेथड ऑफ सिलेक्शन ऑफ सैम्पलिंग। सैंपल सिलेक्शन के 2 मेजर अप्रोचेस होते हैं। सबसे पहला होता है स्टैटिस्टिकल अप्रोच, दूसरा होता है नॉन स्टैटिस्टिकल अप्रोच। सबसे पहला होता है स्टैटिस्टिकल अप्रोच, दूसरा होता है नॉन स्टैटिस्टिकल अप्रोच। स्टैटिस्टिकल अप्रोच का क्या मतलब? नॉन स्टैटिस्टिकल को थोड़ा होल्ड करो। स्टैटिस्टिकल अप्रोच का क्या मतलब होता है? जहाँ पे आप मैथमेटिकल टूल यूज़ करते हो, डाउन एरो करके लिखो, इट इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल टूल्स, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी थियोरी, रैंडम सैम्पलिंग, ये सारा चीज़ हम लोग कैलकुलेटेड रिस्क के हिसाब से स्टैटिस्टिकल बेसिस पे पॉपुलेशन, जो भी पूरा गट्ठर भर फाइल्स पड़ी हुई है, पॉपुलेशन में से हम लोग सैम्पल्स इकट्ठा करते हैं। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग? अभी स्टैटिस्टिकल को थोड़ा साइड में रहने दो। नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग का मतलब होता है नॉन स्टैटिस्टिकल, जहाँ पे आप स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स, कैलकुलेटेड रिस्क, प्रोबेबिलिटी, रैंडम, इनको यूज़ नहीं करते। तो मैम सैंपल को कैसे इकट्ठा करेंगे? कुछ नहीं, जो मेरी नीज करती थी, इंकी पिंकी पोंकी, फादर हैज अ डोंकी, टिंग टिंग डिश, जजमेंट। You don't have appropriate structured method for selection of samples. Just based on your judgment, just based on the involvement of your perceptions, your bias, your conscious bias, you try selecting the sample. That is non-statistical sampling. So, सैम्पल सिलेक्शन के 2 मुख्य अप्रोच, अगर वो लोग एमसीक्यू में पूछते हैं हाउ मेनी अप्रोच, तो आंसर लिखना है 2। क्या? 2।
हाउ मेनी मेथड्स, आंसर लिखना है 5। अब वो क्या है ये पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। सैम्पल सिलेक्शन के 2 अप्रोच बताए मैंने, स्टैटिस्टिकल, नॉन स्टैटिस्टिकल। स्टैटिस्टिकल अप्रोच के 3 मेथड, स्टैटिस्टिकल अप्रोच के 3 मेथड है, रैंडम सैम्पलिंग, इंटरवल सैम्पलिंग, मॉनिटरी वैल्यू वेटेड सैम्पलिंग। नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग के 2 मेथड्स हैं, ब्लॉक सैम्पलिंग, हैप्पजार्ड सैम्पलिंग। ब्लॉक सैम्पलिंग, हैप्पजार्ड सैम्पलिंग, ठीक है। इतना समझा पूरा चार्ट। चलो एक बार किताब में चलते, थोड़ा लिखना शुरू कर देते हैं। सैम्पलिंग, सबसे पहला जो चीज़ हम लोगों ने पढ़ा वॉज मीनिंग, ठीक है। सो मीनिंग में क्या पढ़ा, अप्लाइंग प्रोसीजर्स ऑन लेस देन 100% ऑफ population and drawing results on ओवरऑल 100% पॉपुलेशन। अभी पॉपुलेशन इतना पढ़ लिया तो पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक जाननी थी, हम लोगों ने पढ़ा सेकेंड पॉइंट, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ population. So we said it is CAR, complete, accurate and reliable. Then the third point, सैम्पल सिलेक्शन। सैम्पल सिलेक्शन में हमारे पास 2 अप्रोचेस है, स्टैटिस्टिकल, नॉन स्टैटिस्टिकल, ये है अप्रोचेस। इसमें हमारे पास 3 मेथड्स हैं, इसमें हमारे पास 2 मेथड्स हैं। यहाँ पे आता है रिम बार, राइट। आर स्टैंड्स फॉर रैंडम सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग, इंटरवल सैम्पलिंग, मॉनिटरी वैल्यू वेटेड सैम्पलिंग। ब्लॉक सैम्पलिंग, हैप्पजार्ड सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग में फर्दर वी हैव 2 more divisions, stratified random sampling and simple random sampling. So what is this, समझो। रैंडम सैम्पलिंग का मतलब होता है मैम रैंडम सैम्पलिंग तो रैंडम सैम्पलिंग, अरे नहीं समझो, आपने कभी रैंडम नंबर टेबल देखा है? नहीं। सो रैंडम नंबर टेबल का एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। रैंडम नंबर टेबल यूजुअली ऐसा कोई सीरीज़ होता है जो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आप गूगल पे टाइप करो रैंडम नंबर टेबल, कुछ ऐसा फिगर्स आपको दिखेगा ना, अजीबोगरीब सीरीज़ का नंबर 529723 ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा कुछ अजीबोगरीब वाला कोई भी सीरीज़ आपको दिख सकता है। सो मैम ये रैंडम नंबर सीरीज़ हर बार अलग अलग होता है। हाँ, आप एक्सेल पे भी कमांड दे सकते हो, आप इज इक्वल्स टू आर एंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंटर। सो यहाँ पे यू गिविंग अ कमांड टू योर एक्सेल कि यार मुझे रैंडम नंबर की सीरीज़ दे दो। एवरी टाइम यू गिव कमांड टू द शीट इट विल गिव यू अ डिफरेंट सीरीज ऑफ नंबर्स। अब जो नंबर वहाँ पे रैंडम नंबर टेबल पे लिखा है उस नंबर का वाउचर हम इस पॉपुलेशन में से सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल रैंडम नंबर पे लिखा है 5723,
अब उस नंबर का वाउचर हम लोग इकट्ठा करेंगे। रैंडम नंबर का सिलेक्शन का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज ईच एंड एवरी पॉपुलेशन का वाउचर हैज़ इक्वल चांसेस ऑफ सिलेक्शन। सो जो भी वाउचर्स को आप सिलेक्ट कर रहे हो हैज़ इक्वल चांसेस फॉर सिलेक्शन। ठीक है, सो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि ठीक है कि जो वाउचर्स है, बट मैम देखो एक नंबर आया था 5723। अभी जो 5723 वाला नंबर था ना, ये नंबर बहुत ही छोटा वाला वाउचर था। मैंने जस्ट निकाला वो वाउचर और चेक किया, जस्ट हार्डली 1000 रुपी का वाउचर। दिल से ऐसा लग रहा है कि यार नहीं चेक करते यार, इतना छोटा वाउचर मैं क्यों चेक करूँ। मुझे सच बताओ, कैन आई इग्नोर दैट? नो। वाई? बिकॉज इट इज स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। My conscious bias, my prediction, my judgment have no role to play in this area. तो हमने क्या किया है, हमने स्टैटिकली मतलब हम लोगों ने स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग अप्लाई किया है, रैंडम बेसिस पे ये सिलेक्शन करना शुरू कर दिया है। क्लियर है? पक्का श्योर 100%? बट मैम ये जो पॉपुलेशन है वो खूब ही हेट्रोजीनियस है। ये पॉपुलेशन में जो ऊपर वाले वाउचर्स है वो 10,000 तक के वाउचर्स है, फिर नीचे वाले वाउचर्स है वो 50,000 तक के वाउचर्स है, फिर एकदम ही लास्ट वाले वाउचर्स है वो 1 लाख से 2 लाख तक के वाउचर्स हैं। तो बहुत ही हैप्पजार्ड चीज़ें हैं, हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है। तो क्या करेंगे, इस हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को 3 हिस्सों में बांट लेंगे। अब 3 हिस्सों में हम लोगों ने रेंजिंग करके रखी है, 0 to 1000, 0 to 10,000, 11,000 to 15,000, 15,000 to 10, 15,000 to 25,000। मैंने क्या किया, इस हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन की वेरिएबिलिटी को कम करने के लिए आई डिवाइडेड द पॉपुलेशन इनटू स्ट्राटास। दिस इज नोन एज स्ट्रैटिफिकेशन। अब क्या करेंगे, रैंडम नंबर के बेसिस पे ईच एंड एवरी स्ट्राटास के अंदर से, पॉपुलेशन के अंदर से सैंपल्स को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सो रैंडम नंबर टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि रैंडम सैम्पलिंग है। पहला था पूरे पॉपुलेशन में से सैंपल्स इकट्ठा करना, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। दूसरा था स्ट्राटाज में डिवाइड करना पॉपुलेशन को, फिर सैंपल सेलेक्ट करना, दैट इज स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। नेक्स्ट आता है इंटरवल सैम्पलिंग। इंटरवल सैम्पलिंग का मतलब होता है हम लोग रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में से, रेगुलर इंटरवल में से सैंपल्स को सिलेक्ट करेंगे। हो सकता है हम लोगों ने एवरी 5th वाउचर सिलेक्ट करना स्टार्ट किया है, 5th, 10th, 15th, 5th, 10th, 15th, 20th, 25th, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसको हम लोग बोलते हैं इंटरवल सैम्पलिंग, या फिर कई बार इसको कहा जाता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। ये ज़्यादातर हम यूज़ नहीं करते बिकॉज ऑफ द चांसेस ऑफ प्रेडिक्शन। अगर आज मैंने ये चीज़ बता दी, आप एनालिटिकल प्रोसीजर लगा लोगे और अकाउंटेंट बोलेगा कि अगला वाउचर मैम सेलेक्ट करेगी 25वां वाउचर, तो हाई चांसेस है कि दिस कैन बी प्रेडिक्टेड ऑन अ हायर स्केल। सो हम लोग ये बहुत कम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज मॉनिटरी वैल्यूएटेड सैम्पलिंग। मैम इसके अंदर जो रिस्क है सिस्टमैटिक में, उसको कम किया जा सकता है क्या? हाँ, किया जा सकता है। वो लोग कहते हैं कि बार बार ये इंटरवल चेंज कर लो, स्टार्टिंग में 2 का इंटरवल रखो, फिर 5 का इंटरवल रखो, फिर 8 का इंटरवल रखो। सो आप जैसे जैसे इंटरवल चेंज करते जाओगे ना, तो नेक्स्ट नंबर प्रेडिक्शन में नहीं आए। एंड दूसरा चीज़ वो लोग कहते हैं ओरिजिन चेंज कर दो। जैसे कि मैंने 1st से स्टार्ट किया था 5th वाउचर, आप 3rd से स्टार्ट करो 5th वाउचर 8th आएगा, सो ओरिजिन चेंज कर दो। सो दैट कैन बी अ मेथड विच यू कैन सी। नेक्स्ट इज मॉनिटरी वैल्यूएटेड सैम्पलिंग। यहाँ पे आपने वो कैपिटल पे या फिर कोई चीज़ों पे वेट असाइन करके फिर एवरेज निकाला है, CAPP। यस, सो हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, हम लोग मॉनिटरी वैल्यू के हिसाब से एक वेट असाइन कर देते हैं उस नंबर्स को, एंड देन वी ट्राई कीपिंग अ ट्रैक के जो 10 लाख वाले वाउचर्स है ना, उसमें उस सीरीज़ में से 50 वाउचर सिलेक्ट करो। जो 50,000 तक के जो वाउचर्स है ना, उसमें से 10 वाउचर्स ही सिलेक्ट करो। सो हम लोगों ने यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स लगाया है, हाई वैल्यू, हाई रिस्क, हाई नंबर ऑफ वाउचर सिलेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे भी असाइन वेट्स टू द मॉनिटरी वैल्यू, बेस्ड ऑन दैट वी सिलेक्ट द सैम्पल्स। Based on that, we select the samples. Next is block sampling. What is block sampling? Again, see, this is a non-statistical sampling. Block sampling में we select the continuous selection.
मतलब हमें पूरा ब्लॉक उठा लेते हैं, समझो जैन से लेकर के दिसंबर तक के वाउचर्स हैं हमारे पास, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, दिसंबर तक के वाउचर्स हैं हमारे पास, ठीक है। अगर ये सारे दिसंबर तक के वाउचर्स हैं, मैंने इसको क्या बोला कि आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 महीने के कंटिन्यूटी पे, जैन से लेकर के दिसंबर, अप्रैल से लेकर के मार्च पकड़ लो, ठीक है। सो हम लोगों ने क्या बोला, एक 3 महीने का पूरा ब्लॉक उठा लो और उसको इवेलुएट करो। 2 महीने का पूरा ब्लॉक उठा लो, इसके इवेलुएट करो। एग्जाम्पल जो चल रहा था, जैसे कि जनवरी से दिसंबर तक के वाउचर्स हैं हमारे पास, मैंने बोला 2 महीने का वाउचर सिलेक्ट कर दो, नवंबर, दिसंबर, ये है पूरा कंटिन्यूस ब्लॉक। कैन अ मिडिल वाउचर बी इनकंसिस्टेंट या कंटिन्यूटी में होना चाहिए? कंटिन्यूटी में होना चाहिए। ब्लॉक सैम्पलिंग की खासियत ही ये है कि ईच एंड एवरी वाउचर फॉलोज अदर, ईच एंड एवरी वाउचर फॉलोज अदर। मतलब क्या है, पहला वाउचर सीक्वेंस में चलता रहेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जब तक पूरा ब्लॉक सिलेक्ट ना हो जाए, चेक ना हो जाए। तो मैम यहाँ पे हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस वगैरह देखेंगे क्या? नहीं, यहाँ पे हम लोग ब्लॉक उठा रहे हैं। मैम ब्लॉक का सैंपल कैसा किया? ब्लॉक का आपने कैसा नवंबर दिसंबर बोला? जजमेंट। ये मेरा अंदाज़ा था कि जा करके नवंबर दिसंबर के वाउचर चेक कर लो। मैम इसके बेसिस पे कोई दूसरा चीज़ हो सकता है? हो सकता है, जैसे मैं उसको बोलूँ कि डिवीजन ए के सारे वाउचर्स चेक कर लें, दैट इज़ ऑल्सो ब्लॉक। कंप्यूटर्स के जितने भी वाउचर्स है सारा ब्लॉक सिलेक्ट कर लें, कंप्यूटर सेलिंग के जितने भी वाउचर्स है सारे सिलेक्ट कर लें। तो वेन एवर आई टॉक अबाउट सारा invoices, सारा sample of that particular area, element, series, month, time is known as block selection. Block selection has a selection of contagious vouchers. It is continuous in nature with no breaks. Okay, that is block, and the block is selected totally on the basis of the mind judgment. Last but not the least is haphazard sampling. Haphazard sampling is totally unstructured method of sampling. आज मेरे पास यहाँ पे फाइल है नहीं, बट से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फ़ाइल है, इस फाइल को मैंने ऐसे पलटा, 37 वाला वाउचर चेक कर लिया, फिर मैंने फिर से 2 पेज पलट लिए, 43 ये वाला वाउचर सेलेक्ट कर लिया, फिर आया 102, अरे ये वाउचर तो बहुत छोटा है, इग्नोर, 107। सो दैट इज हैप्पीसार्ड टेक्निक। यहाँ पे रैंडम का एलिमेंट आता है, चांसेस ऑफ सिलेक्शंस आर देयर, बट माय कॉन्शियस बायस आल्सो वर्क्स ऑन दिस। आई एम नॉट हैविंग अ रैंडम नंबर टूल, आई एम जस्ट अप्लाइंग माई ओन जजमेंट। ठीक है यार, रैंडमली जो भी अनस्ट्रक्चर्ड मेथड है, रैंडमली जो भी वाउचर्स मेरे सामने दिख रहा है मैं उसको चेक कर लूँगी, बट हाँ अगर मुझे लगा ये तो बहुत छोटा नंबर है, नहीं चेक करना है, कैन आई इग्नोर? येस, वाई? बिकॉज द सिलेक्शन एंड द चेकिंग इज बेस्ड ऑन माई जजमेंट. So it is block sampling and haphazard sampling. Haphazard is unstructured technique of sample selection. चलो किताब में चले, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यहाँ पे. Sample, evaluating sample, conclusion on the population. Characteristic of population is CAR. Approaches of selection, systematic, more scientific, this is statistical, non-statistical, it is based on experiences and the knowledge judgment. ये MCQ के लिए आ सकता है कि non-statistical sampling to check larger number of samples towards the year end. कह सकता है कि non-statistical sampling कब हम अप्लाई करते हैं, when it is a large mass, large volume, and wherein we are able to या फिर we are required to check the data towards the year end. But हाँ, it is criticized on the ground, it is not specific, like it is not scientific, not objective. यहाँ पे आपको conscious bias work करता है, it is not objective. बट हाँ यहाँ पे प्रोबेबिलिटी थियोरी होती है, इट एक्चुअली हैज़ द कैलकुलेटेड रिस्क. कई बार बच्चे मुझे पूछते हैं कि मैम कैलकुलेटेड रिस्क के हिसाब से एक आध चैप्टर ऑप्शन में छोड़ दे क्या? तो व्हाट इज़ कैलकुलेटेड रिस्क? व्हेन यू ट्राई अंडरस्टैंडिंग द ट्रेंड कि यार ये चैप्टर बहुत बार नहीं पूछा गया है एंड वी ऑलरेडी हैव सम ऑप्शन चैप्टर विच इज़ मैच्ड अप और पेड अप, तो उस हिसाब से एनालिसिस करके ये रहने देना. सो यहाँ पे इट इज़ इन्वॉल्विंग सैम्पलिंग रिस्क. मैम अगर वो आ भी गया ना, नसीब से अगर वो आ भी गया तो 2 से 3 मार्क्स से ज़्यादा नहीं आएगा. सो दैट फीलिंग इज कैलकुलेटेड रिस्क एंड दैट इज साइंटिफिक इन नेचर. नेक्स्ट ये 2 अप्रोचेस थे, मीनिंग, कंट्रोल, ये सब पढ़ाऊंगी मैं. एंड या हियर यू गो द मेथड्स. यू हैव
रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, वैल्यू वेटेड, मॉनिटरी वैल्यू वेटेड, haphazard and block. It is RIM HB. RIM HB. Clear? Sure. So रैंडम सैम्पलिंग का मतलब होता है जहाँ पे आप इंश्योर करते हो ईच एंड एवरी सैम्पल हैज़ ए इक्वल चांसेस ऑफ सिलेक्शन. स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में यू डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू स्ट्रैटम्स. सिंपल रैंडम सैम्पलिंग सिर्फ रैंडम नंबर टेबल के बेसिस पे आप सिलेक्शन करते हो. नेक्स्ट है स्ट्रैटिफाइड, ये बोला मैंने, यू डिवाइड इनटू सेवरल स्ट्राटास. इसके बाद आता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, इंटरवल सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. द फर्स्ट 50 ईच 50th, जैसे कि हम लोग बोलते हैं रेगुलर इंटरवल 50-50 के इंटरवल पे. दिस इज ऑल्सो नॉन स्ट्रक्चर्ड. ठीक है. या सो इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द रिस्क व्हाट वी कैन डू इज, पैटर्न लोगों को पता ना चले इसके लिए यू कैन जस्ट चेंज द इंटरवल and you can even change the starting point. Monetary value weighted is value assigned. Haphazard is so what is haphazard? Totally unstructured. यहाँ पे ऑडिटर कॉन्शियस बायस को अवॉइड नहीं कर सकता. दिस इज नो स्ट्रक्चर टेक्निक. द ऑडिटर वुड नॉनदलेस अवॉइड एनी, नॉनदलेस मतलब नहीं कर पाएगा कॉन्शियस बायस और प्रेडिक्टेबिलिटी. अवॉइडिंग, फॉर एग्जाम्पल, अवॉइडिंग डिफिकल्ट टू locate the items, or always choosing or avoiding the first or the last entries of the pages. So basically यहाँ पे conscious bias हो जाता है. ठीक है. So haphazard is not appropriate while using statistical sampling क्योंकि haphazard in itself is non-statistical sampling, it involves judgment. Block sampling is a block of contagious item. Each and every item follows the first item. Examine the block and you need to draw the valid inferences. Everyone, perfectly clear with this? Totally okay? Done. अब मुझे आपको नेक्स्ट जो चीज़ पढ़ानी है मेथड के बाद वो है एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस. सो सबसे पहला एक जनरल आंसर, व्हेन वी टॉक अबाउट द फैक्टर्स कि यार कौन से फैक्टर्स के बेसिस पे द एक्सटेंट ऑफ चेकिंग कैन बी प्लान. अब देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग सैम्पल साइज आगे पढ़ाऊंगी, बट ऑन व्हाट फैक्टर्स यू विल बी डिसाइडिंग अपॉन कि यार सैम्पलिंग यहाँ पे यूज़ कर ही लेते हैं. फर्स्ट इज साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल कंट्रोल, रिलायबिलिटी ऑफ द बुक, टॉलरेबल एरर एंड डिजायर्ड लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस. ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा बड़ा है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है. ये जो अमित भाई है इनके काम पे मुझे रद्दी भर भरोसा नहीं है. रिलायबिलिटी ओवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. सो इफ इट ऑल आई एम नॉट रिलाइंग और बिलीविंग ऑन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वहाँ पे मैं सैम्पलिंग ज़्यादा अप्लाई करूँ. सो व्हाट इज दिस? दिस इज द फैक्टर ओवर विच आई विल बी डिसाइडिंग कि यार यहाँ पे सैम्पलिंग करूँ या ना करूँ, सैम्पल प्लान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. एक्सटेंट ऑफ चेकिंग ऑफ सैम्पल प्लान, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल कंट्रोल, रिलायबिलिटी कितनी है, टॉलरेबल रेट ऑफ एरर. व्हाट इज टॉलरेबल रेट ऑफ, मैं बहुत ही कूल काम इंसान हूँ, मान लीजिए मैं बहुत ही कूल काम इंसान हूँ, मुझे फटाफट से गुस्सा नहीं आता, बट जब आता है तभी दुर्गा स्वरूप देखने मिलता है. तो यहाँ पे इफ इट ऑल आई एम टॉलरेटिंग सम मिसस्टेटमेंट, तो हद ऑफ टॉलरेंस कैन ऑल्सो हेल्प मी इन डिसाइडिंग द सैम्पल साइज कि किस हद तक मैं मिसस्टेटमेंट को टॉलरेट कर सकती हूँ, किस हद तक मैं लापरवाही टॉलरेट कर सकती हूँ. So based on the level of लापरवाही which I am able to digest or expect, I'll be selecting the sample. या फिर I'll be deciding upon कि ठीक है यार ये population में से इतना इतना selection करो. Next is desired confidence. How much confident I want to be. Six Sigma concept देखा आपने? 99.99999999% accuracy. सो ये जो 99.999% एक्यूरेसी है, दिस इज द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस. इफ द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस विच आई वॉन्ट टू अचीव इज ह्यूज, मैं उतना ज़्यादा सैम्पल साइज सेलेक्ट करूँगी, या फिर मैं बहुत ही कम सैम्पल सेलेक्ट करके आई बी फोकसिंग मोर ऑन चेकिंग 100% ऑफ दैट पॉपुलेशन. जैसे कि इफ इट ऑल आई वॉन्ट टू अप्लाई माई प्रोसीजर्स व्हेन आई एम चेकिंग स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस लॉज, तो मैं बोलूँगी सब कुछ चेक कर लो. लॉ ना कंप्लाई करने से बहुत बड़ा पेनल्टी पड़ सकता है. तो व्हाट इज दिस, सब कुछ चेक कर लो, सैम्पलिंग मत करो, 100% का चेकिंग करो. सो इट इज़ अ फैक्टर्स. ठीक है, ये था जनरल.
अब आता है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग. सी गाइस, बिकॉज दिस इज स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, माई जजमेंट या फिर माई कॉन्शियस बायस इज नॉट गोइंग टू वर्क. It is more objective, hence more defensive. It has a specific calculated risk, or yeah, it is based on the specific risk or the calculated risk. And the last point, बोलता it gives a better description for large mass of data. मैंने बोला था गट्ठर भर पॉपुलेशन में से हम लोग वाउचर्स को सिलेक्ट करते हैं, तो इट विल बी गिविंग मी द लार्जर डेटा में से ज़्यादा पॉसिबिलिटी कि कहाँ एरर है. कम चेकिंग करने से भी मैं प्रोजेक्ट कर पाऊँगी कि यार मिसस्टेटमेंट है या नहीं है. So it will give me better description for large mass of data. The first point, इसको हम लोग को explain करना है. This is a population of the vouchers. How many vouchers are there? There are 20 lakh vouchers. ठीक है, 20 lakh vouchers में से you selected upon 7,300 vouchers. अब ये हो गया है 20 lakh 10,000 वाउचर्स. ठीक है, मुझे बताओ हाउ मेनी सैम्पल्स विल यू सिलेक्ट फ्रॉम दिस पॉपुलेशन. मैम प्रोराटा बेसिस पे यहाँ पे ऐसा बढ़ा देते हैं 7307.3 ऐसा कुछ. दैट इज़ व्हाट आई एम टेलिंग अबाउट. सी गाइज, यहाँ पे आप मुझे बोलेंगे नहीं मैम करीब 7,300 ही करेंगे. क्यों? क्योंकि when the population is high, increase in population will have a very negligible change in sample size. No change or a negligible change in sample size. इतना समझते हैं? So that is what the first advantage is, कि sample size does not increase in proportion to the population. क्योंकि statistical sampling में आपने population का risk जज किया है, उसके बेसिस पे सैम्पल साइज सिलेक्ट करके सैम्पल को इवैल्यूएट करने के लिए सिलेक्शन किया है. अब अगर पॉपुलेशन में से ज़रा सा चेंज हो गया, दैट डज नॉट मीन द सैम्पल साइज विल ऑल्सो बी चेंज इन द सेम प्रपोर्शन. मेक सेंस? श्योर. सो इट इज़ दिस एडवांटेजेस. उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग सैम्पल साइज. फैक्टर्स अफेक्टिंग सैम्पल साइज, इस चीज़ को ना हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं. रुक जाओ. फैक्टर्स अफेक्टिंग सैम्पल साइज. सो हम लोग सैम्पलिंग दोनों ही स्टेज पे करते हैं, whether it is compliance procedure or whether it is substantive procedure. Is it the Angad clause or it is Lakshman clause? Compliance मतलब you remember मैंने कल आपको पढ़ाया था TOC in the previous very class, and then we talk about substantive, that is TOD, substantive procedures. दैट इज TOD. दोनों ही केस में हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कुछ. सो दोनों ही केस में हमारा ऑब्जेक्टिव होता है. अब ये क्या ऑब्जेक्टिव होता है समझिए. व्हेन वी टॉक अबाउट कंप्लायंस प्रोसीजर, वी हैव टू इवैल्यूएट डिविएशंस फ्रॉम कंट्रोल तो नहीं है. अगर हम लोगों ने कंट्रोल्स पे रिलाई करने का सोचा था, हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में गए, हम लोगों ने सोचा कि कंपनी ने जो कंट्रोल्स को बनाया है, कंपनी ने जो कंट्रोल्स को इम्प्लीमेंट किया है, CCTVs लगाए हैं, वॉच गार्ड्स लगाए हैं, सुपरविजन प्रोसीजर्स रखे हैं, कई जगह पे कंपनी ने हायरार्की ऐसे डिसाइड की है दैट इंटरनल कंट्रोल्स आर इम्प्लीमेंटेड. तो ये जो कंट्रोल्स है, क्या मैं इस पर भरोसा करूँ कहीं डिविएशंस फ्रॉम कंट्रोल्स तो नहीं. तो यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, टू फाइंड आउट deviation in controls. सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स लगाने के बाद हमारा ऑब्जेक्टिव होता है टू फाइंड आउट मिसस्टेटमेंट, क्योंकि यही तो है फाइनल स्टेप जिससे हमें पता चलेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मिसस्टेटेड और नॉट.
सो जब भी हम लोग बोलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सैम्पल साइज, यहाँ पे आपको शब्दों को थोड़ा सा ध्यान से देखना है, बाकी सारा सिंपल है, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे, जैसे हम लोग यहाँ पे बोलते हैं फूफा जी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ये देखो, या सबसे पहला पॉइंट टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, ओके। पहला, लेवल ऑफ अश्योरेंस विच द ऑडिटर नीड्स टू ऑब्टेन वाइल असेसिंग आरएमएम। क्यों? क्योंकि टीओसी कब करते हैं? जब भी आप रिस्क को अभी भी असेस कर रहे हो। दूसरा, टॉलरेबल रेट ऑफ डीविएशन। अगर टीओडी के लिए बोलूँगी तो क्या बोलूँगी? टॉलरेबल रेट ऑफ मिसस्टेटमेंट। यहाँ पे क्या बोल रही हो? टॉलरेबल रेट ऑफ डीविएशन। नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डीविएशन। एक्सपेक्टेड रेट का मतलब क्या? हाँ यार, ये कंट्रोल्स तो वीक कंट्रोल्स ही लग रहे हैं। मैं आपको ना कंट्रोल्स के ऊपर एक छोटा सा इंसिडेंट सुनाती हूँ, वीक कंट्रोल्स के ऊपर सुनाती हूँ। ये वाला मूवी था प्रेम रतन धन पायो। मूवी देखा है? प्रेम रतन धन पायो में ना, नहीं देखा तो मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देती हूँ, फिर आपको क्लिपिंग भी देख लेंगे। तो प्रेम रतन धन पायो में देखते जाइएगा। प्रेम रतन धन पायो में सलमान खान भाई का एक्सीडेंट हो जाता है ना। द रियल प्रिंस वैसे ऊपर से गिर जाता है, बट मरते नहीं, भले वो कितने भी ऊपर से गिरे हो, मरते नहीं। अब उनको लेकर के जा करके रखते हैं अनुपम खेर एक गुफा में, ठीक है। अब वो गुफा में रखने के बाद उनकी देख रेख करने के लिए एक काका को रखते हैं। वो एकदम ऐसा वीक से एकदम 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 बुढ़े अंकल जो धीरे धीरे चलते हैं, धीरे धीरे आते हैं, खाना लेकर के जाते हैं। या अब कंट्रोल्स तो है भाई, ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल्स तो है, खाना लेकर के जाना, खाना लेकर के आना, बट डू यू फील कि वो कंट्रोल्स सफिशिएंट कंट्रोल्स हैं? एब्सोल्युटली नॉट। थोड़े ही टाइम बाद वो इंसिडेंस एक ऐसा इंसिडेंस दिखता है कि जहाँ पे वो अंकल जो जो चाचा है, वो अंकल जी है, जो काका है, उनकी लाश ऐसा ऊपर लटकी हुई है एंड कंट्रोल्स तो आर सर्कमवेंटेड। कंट्रोल्स आर सर्कमवेंटेड यार, कि जो चीज़ का डर था, जिसके लिए हम लोगों ने कंट्रोल्स रखा था, वो कंट्रोल्स होने के बावजूद कुछ नहीं कर पाए, मिस स्टेटमेंट को रोक नहीं पाए। सो हियर इन दैट एरिया आई कैन एक्सपेक्ट द रेट ऑफ डिविएशन। कह रहा है ऐसे कंट्रोल से तो डिविएशन हो ही सकता है, राइट। सो दैट इज द पॉइंट विच वी आर टॉकिंग अबाउट, कि यार ऐसा रहा कि माई एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविएशन इज हाई, तो एक्सटेंट ऑफ चेकिंग विल बी मोर, ठीक है। सो दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविएशन। नेक्स्ट इज रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट। जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा टेस्टिंग। फॉर लार्जर पॉपुलेशन, ये हमारा एडवांटेजेस का फर्स्ट पॉइंट। For larger population, change in the sample size will have a minute or a change in the population will have a minute or a negligible change in sample size. So हम लोग क्या बोलते हैं, थोड़ा डायरेक्टली रिलेटेड और इनडायरेक्टली रिलेटेड समझ लेते हैं। डायरेक्टली रिलेटेड का मतलब होता है हायर द रिस्क, हायर द रेंज ऑफ सैम्पल्स, हायर द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविएशन, हायर द सैम्पल साइज, हायर द टॉलरेबल रेट ऑफ डिविएशन, लोअर दी सैम्पल साइज। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा टॉलरेट कर सकती हूँ मैं डिविएशन, उतना कम सैम्पल साइज। मेरे दिल को तसल्ली रहेगी, ठीक है ना, ये एरिया इंपॉर्टेंट नहीं। सो दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड, इनवर्सली रिलेटेड, ठीक है। तो रीड इट वंस अगेन। लेवल ऑफ एश्योरेंस, टॉलरेबल रेट ऑफ डिविएशन इनवर्स, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविएशन डायरेक्ट, आरएमएम डायरेक्ट, लार्जर पॉपुलेशन, चेंज इन पॉपुलेशन विल हैव अ माइन्यूट और नेग्लिजिबल चेंज इन सैम्पल साइज। ऑन द सिमिलर वे, जहाँ पे हम लोगों ने टीओडी बोला, टीओडी में आपको डिविएशन नहीं बोलना है, टीओडी में आपको बोलना है मिसस्टेटमेंट, मिसस्टेटमेंट, मिसस्टेटमेंट। सो असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट डायरेक्टली रिलेटेड। ऑडिटर जब भी दूसरे प्रोसीजर्स पे भरोसा करने लग जाएगा तो सैम्पल साइज कम होगा फिर भी चलेगा, लेस सैम्पल साइज, इनडायरेक्टली रिलेटेड। डिजायर्ड लेवल ऑफ अश्योरेंस, टॉलरेबल रेट ऑफ मिसस्टेटमेंट, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ मिसस्टेटमेंट। यहाँ पे टॉलरेबल रेट ऑफ डिविएशन, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविएशन था। कूल है ना। सो व्हाट इज टॉलरेबल रेट ऑफ मिसस्टेटमेंट? टॉलरेबल रेट ऑफ मिसस्टेटमेंट एंड डिविएशन। देखो यहाँ पे दो चीज़ बताई है। इसमें ना मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहती हूँ। 300 सीरीज अब तक हम लोगों ने पढ़ी नहीं है। द नेक्स्ट सीरीज विच आई विल बी स्टार्टिंग विथ यू ऑल इज 300. In that we will be studying something called as materiality. So materiality, the whole concept will be done afterwards. A small concept is required to be done here. Say for example, I have decided the materiality is rupees 5 lakhs. My article came to me running, मैम मुझे मिसस्टेटमेंट मिला। मैंने कहा कितने का मिसस्टेटमेंट मिला? बोलता है मैम पूरे 3.5 लाख का मिसस्टेटमेंट। मैंने कहा अरे धत तेरे की,
मेरा मटेरियलिटी का लेवल था 5 लाख, 3.5 लाख पे मैं अलर्ट होंगी क्या? नहीं, मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, कीप इट असाइड, एक्यूमुलेट करते रहो। दूसरे दिन वो फट फिर से भागता हुआ आया, मैम। मैंने कहा क्या हुआ? बोलते हैं मैम मिसस्टेटमेंट मिला है। मैंने कहा कितने का मिला है? बोलते हैं मैम पूरा 1 लाख रुपए। अब देखो 3.5 और 1 लाख, 4.5 लाख। मुझे बताओ इस 4.5 लाख वाले अमाउंट पे मैं अलर्ट हो जाऊँ या मैं सोचूं अरे दर्द तेरेगी, 5 लाख तो नहीं हुआ, कीप इट असाइड, बाद में देख लेंगे। क्या करूँ? मैं 5 लाख होने का वेट करते बैठूँ या 4.5 पे अलर्ट हो जाऊँ? एब्सोल्युटली मैं 4.5 पे अलर्ट हो जाऊंगी। अब मैं उस आर्टिकल को बोलूँगी बेटा देख, ऑलरेडी वी आर 4.5 लाख पे पहुंच गए, मतलब देर आर हाई चांसेस कि ये पॉपुलेशन में बहुत सारे मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस हैं। अलर्ट हो जाना बेटा, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मिसस्टेटमेंट होगा ही, क्योंकि मटेरियलिटी जस्ट रीच करने वाला है। तो वो जो लेवल है, लेवल विच वी हैव डिसाइडेड लोअर देन मटेरियलिटी is known as performance materiality, is known as performance materiality. So मैम जब तक परफॉर्मेंस मटेरियलिटी टच नहीं हो रहा था, जैसे कि 3.5 लाख का अमाउंट आया, 4 लाख का अमाउंट, 4.25 वगैरह का जो अमाउंट आया, क्या ये मिसस्टेटमेंट को हम कह सकते हैं दिस इज टॉलरेबल रेट ऑफ मिसस्टेटमेंट? Yes. So whenever we talk about tolerable rate of misstatement is an application of performance materiality. What is performance materiality? Performance materiality is that level which is set below the level of materiality. Which is set below the level of materiality. सो मैम ये एग्जैक्टली हम कहाँ पढ़ने वाले हैं बच्चों? ये हम लोग एग्जैक्टली पढ़ने वाले ऐसे 320 में, ठीक है? सो यहाँ पे वही चीज़ को लिखाया हुआ है, टॉलरेबल रेट ऑफ मिसस्टेटमेंट इज एन एप्लीकेशन ऑफ परफॉर्मेंस मटीरियलिटी एंड टॉलरेबल रेट ऑफ डीविएशन। तो जहाँ पे भी हम लोगों को लगता है कि कंट्रोल ऐसे ऐसे होने चाहिए, बट जैसे हम लोग प्रोसीजर्स अप्लाई करें हमको लगा अरे यार वीक है यार, वॉच गार्ड तो है बट ही इज़ वेरी वीक, कंट्रोल्स आर वेरी इजीली बाईपास्ड। This is tolerable rate of deviation. So that was the factors affecting the sample size at TOC stage, at TOD stage. उसके बाद आता है risk. Very beautiful concept again. Risk is further divided into two. Risk का chart. Risk is further divided into two. एक होता है sampling risk और दूसरा होता है non sampling risk. सैम्पलिंग रिस्क जो है उसको होल्ड करो, थोड़ा साइड में रखो, नॉन सैम्पलिंग रिस्क को समझ लो। नॉन सैम्पलिंग रिस्क का मतलब होता है दिस इज बिकॉज ऑफ एनी रीजन अदर देन सैम्पल्स, जैसे कि इंटरप्रिटेशन में गलती हो गई, जैसे कि ह्यूमन एरर हो गया, जैसे कि आपने मिस इंटरप्रेट कर लिया कोई चीज़ों को। तो यहाँ पे ह्यूमन एरर, खुद की गलतियों की वजह से जो रिस्क होता है ऑफ एक्सप्रेसिंग रॉन्ग ओपिनियन, दैट इज नोन एज नॉन sampling risk. Non-sampling risk has nothing to do with sample selection. ठीक है? तो that was non-sampling risk. अभी non-sampling risk को साइड में रखो, sampling risk को समझते हैं। ये sampling risk is further divided into two, TOC, TOD, क्योंकि हम लोगों ने सैम्पलिंग ये दोनों स्टेज पे किया है, TOC स्टेज पे किया है, TOD स्टेज पे किया है। सो कंट्रोल्स में जब भी आप सैम्पल्स को अप्लाई करते हो, ओपिनियन गलत जाने के चांसेस है, इस रिस्क को हम लोग कहते हैं सैम्पलिंग रिस्क। टीओडी स्टेज पे भी सेम थिंग, जब भी आप टेस्ट ऑफ डिटेल्स को इवैल्यूएट करते हो, मिसस्टेटमेंट मिस होने के चांसेस है, यार गलतियां हो बट आपसे पकड़ी ना जाए, ऐसे रिस्क को हम लोग कहते हैं सैम्पलिंग रिस्क। सो सैम्पलिंग रिस्क इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, एट टीओसी स्टेज, एट टीओडी स्टेज। क्या है किताब में पढ़ते। सो यहाँ पे इट इंक्लूड्स inappropriate procedures, misinterpretation, any reasons which is not related to samples, जैसे कि ह्यूमन एरर, अपनी मिस्टेक, अपनी गलती से मिस्टेक एरर। सैम्पलिंग रिस्क इज अ रिस्क ऑफ एक्सप्रेसिंग इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन या फिर कंक्लूडिंग द रॉन्ग कंक्लूजन बिकॉज ऑफ सैम्पल। हैड इट बीन द केस, आपने पूरा पॉपुलेशन जज किया होता, पूरा पॉपुलेशन इवेल्युएट किया होता, आपका ओपिनियन होता कुछ और, बट बिकॉज आपने सैम्पल किया ना, आपका ओपिनियन है कुछ और।
ये डिफरेंस को, ये रिस्क को हम कहते हैं सैम्पलिंग रिस्क। दोनों स्टेज पे होता है, मैंने कहा टीओसी स्टेज, टीओडी स्टेज। सो यहाँ पे कंट्रोल्स आर मोर इफेक्टिव। हम लोगों ने क्या कंक्लूड कर दिया, मतलब हम लोगों ने सैम्पलिंग अप्लाई किया, और सैम्पलिंग अप्लाई करने के बाद हमको लगा क्या गजब कंट्रोल्स है यार। हमने कहा कंट्रोल्स आर मोर इफेक्टिव देन दे एक्चुअली आर। एक्चुअली में ये लोग कुछ भी सही नहीं थे, सैम्पल्स कंट्रोल्स बहुत ही वीक थे, तो उससे होगा ऑडिट रिस्क। इसको समझते पहले अच्छे से, रुको। ये था आपका कंट्रोल्स। आपने इन कंट्रोल्स में से इन सैम्पल्स को इकट्ठा किया और उसको इवैल्यूएट किया। ये सैम्पल्स एकदम ही गजब चल रहे हैं, एकदम गजब। बट सच्ची बताऊं तो यहाँ पे कंट्रोल में फ्लॉ है, यहाँ पे कंट्रोल्स में फ्लॉ है, यहाँ पे कंट्रोल्स में फ्लॉ है, और यहाँ पे भी। मुझे सच बताओ, बिकॉज आपने सिर्फ इतना सैम्पल सेलेक्ट किया है, आप तो डोंट यू फील ये ओपिनियन दे दोगे कि ये कंट्रोल्स को क्या गजब चल रहा है। यही हुआ। You have expressed an opinion that the controls are effective. Controls are effective, and actually में controls are deficient. But आप तो आप हो, टीओसी स्टेज पे आपको लगा कंट्रोल्स आर इफेक्टिव। मुझे बताओ, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन का नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ज़्यादा होगा या कम होगा? बिकॉज आपको लग रहा है कंट्रोल्स तो गजब चल रहे हैं, यू विल बी अप्लाइंग लो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ योर ओन ऑडिट प्रोसीजर्स। एंड इसकी वजह से होगा क्या, इसकी वजह से जो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पॉपुलेशन में मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस है, वो आप डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, एंड इससे द ऑडिटर विल बी एबल टू एक्सप्रेस wrong opinion, and that wrong opinion is nothing but audit risk. So this is the first kind of risk. आपको लग रहा है controls are more effective than they actually are. This will lead to audit risk. अब आता है कंट्रोल्स में दूसरा, मैम वाइस वर्सा सिचुएशन भी तो हो सकता है। हो सकता है। आता है केस 2। इतना ड्रॉ कर लीजिए, मैं इसी पे चेंजेस कर रही हूँ, बट आप अलग से ड्रॉ करना, ओके। या केस नंबर 2, ये था 1, controls are more effective than they actually are, audit risk. Controls are not effective, but in actual situation they are. For example number 2, यहाँ पे कोई मिसस्टेटमेंट नहीं है, सब चंगा लग रहा है, एवरीथिंग वर्किंग सुपर गुड। बट ये जो आपने एरिया चुना है ना, सिर्फ यहाँ पे एक मिसस्टेटमेंट मिल गया है। आपने पॉपुलेशन इतना छोटा सिलेक्ट किया था, मतलब सैम्पल इतना छोटा सिलेक्ट किया था, उसमें आपको यहाँ पे गड़बड़ी दिख गई। आपको लग रहा है कि अरे यार इतने से सैम्पल में एक गड़बड़ी है, तो यार पूरे पॉपुलेशन में प्रोजेक्शन करने में कितना होगा। आपने ये बोल दिया है कंट्रोल्स आर डेफिशिएंट, बट रियलिटी में खाली यहाँ पे एक छोटी सी गलती थी। रियलिटी में कंट्रोल्स आर डेफिशिएंट या एफिशिएंट? कंट्रोल्स आर एफिशिएंट। अब बिकॉज आपका प्रोसीजर ऐसा है, आप ये कह रहे हो कि कंट्रोल्स में यार डेफिशिएंसी है, मैं नहीं भरोसा कर सकता, ये मेरी शक्तियों का गलत उपयोग हो रहा है माँ। ना ऐसी सिचुएशन हो रही है कि कंट्रोल्स डेफिशिएंट है यार, तो आप क्या करोगे, आप लोग अप्लाई करोगे हाई नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट मोर प्रोसीजर्स। होगा अरे कंट्रोल्स मिसिंग है यार, मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस है, मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस है, यू विल अप्लाई मोर प्रोसीजर्स। अब मोर प्रोसीजर से मुझे बताओ मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट होगा या नहीं होगा? होगा। तो आपका ओपिनियन सही जाएगा या गलत जाएगा? सही। ओपिनियन विल बी करेक्ट। तो मैम इसमें रिस्क क्या है? रिस्क है एडिशनल वर्क बर्डन। यहाँ पे इतना ओवर एडिशनल प्रोसीजर्स लगाने की ज़रूरत नहीं थी। रिस्क क्या है?
एडिशनल वर्क। यहाँ पे ये प्रोसीजर्स लगाने की ज़रूरत नहीं थी, बट आपने लगाए हैं बिकॉज ऑफ रॉन्ग ओपिनियन, रॉन्ग कंक्लूजन ओवर कंट्रोल्स। समझ में आया? परफेक्टली श्योर। तो ये था कंट्रोल्स की कहानी, इतना समझ गए? तो चलिए कंट्रोल्स में, इसको ना यहाँ पे दो चीज़ें और लिख लीजिए। इसको हम लोग बोलते हैं ओवर रिलायंस, इसको हम लोग बोलते हैं अंडर रिलायंस। ओवर रिलायंस होगा मतलब हद से ज़्यादा भरोसा करोगे, फिर कोई बेवफा निकलेगा, रिस्क है ना यार, ऑडिट रिस्क। हद से ज़्यादा भरोसा किया और तुम बेवफा निकले, ऑडिट रिस्क। यहाँ पे क्या होगा, कंट्रोल्स आर लेस इफेक्टिव। अंडर रिलायंस पे अननेसेसरी शक करते रहोगे ना, प्रोसीजर्स बढ़ जाएंगे। ला मोबाइल ला, कहाँ गए थे आप, किससे बात कर रहे थे, अकेले क्यों चले गए, वीडियो कॉल करो। ओवर शक करने से प्रोसीजर्स बढ़ जाएंगे, दैट विल लीड टू एडिशनल वर्क बर्डन। ठीक है, सेट इट असाइड। नेक्स्ट आता है टीओडी स्टेज। टीओडी में सबसे सिंपल यहाँ पे ना दो लेयर्ड का स्टेप नहीं आएगा, सिंगल। मटेरियल मिसस्टेटमेंट है बट आपको नहीं मिली, आपको लग रहा है मटेरियल मिसस्टेटमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, बट इन फैक्ट इट डज है। इट विल लीड टू रॉन्ग ओपिनियन, डायरेक्टली ऑडिट रिस्क हो जाएगा। आप तो ओपिनियन देकर के आओगे ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिसस्टेटमेंट है, जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिसस्टेटमेंट है। दैट इज गोइंग टू लीड टू अ रॉन्ग ओपिनियन। नेक्स्ट, मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट वेन इन फैक्ट इट डज नॉट। आप ऐसे ढोल बजा बजा करके बोल रहे हो मिसस्टेटमेंट है, मिसस्टेटमेंट, सेल्स गलत है, परचेज गलत है, सब कुछ गलत है। मैनेजमेंट बोलेगा बावड़े हो गए हो क्या, मैंने फाइनेंशियल्स बनाया है, मुझे पता है AFRF फॉलो हो गया है, आप प्रोसीजर्स अप्लाई करो, 100% का चेकिंग करो, ये सैम्पलिंग के बेसिस पे कुछ भी अनाप शनाप बोल रहे हो। मैनेजमेंट मानेगा नहीं, मैनेजमेंट क्या बोलेगा कि सर प्लीज़ आपका कंक्लूजन गलत है, यू अप्लाई प्रोसीजर्स। तो यहाँ पे क्या होगा, व्हेन आपको लग रहा है मिसस्टेटमेंट है बट रियलिटी में नहीं है, सो दैट इज गोइंग टू, बिकॉज ऑफ रॉन्ग सिलेक्शन, नाउ इट विल इंक्रीज योर वर्क बर्डन। दिस इज नॉट ऑडिट रिस्क। ठीक है, क्यों ये ऑडिट रिस्क नहीं है, क्योंकि ऐसा ओपिनियन मैनेजमेंट देने ही नहीं देगा। क्लियर है? श्योर श्योर। सो दैट इज सैम्पलिंग रिस्क एंड नॉन सैम्पलिंग रिस्क। ब्यूटिफुल कंसेप्ट आउट ओवर हियर। देखो, जब भी आप टेस्ट चेक टेक्निक्स अप्लाई करते हो, मार्क दिस इज एन एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन, देर आर सर्टन प्रिकॉशन विच द ऑडिटर शुड टेक। क्या है ये? देखो, सैम्पलिंग हम तभी तक नहीं करेंगे जब तक अकाउंटिंग सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को थरली समझ ना पाए। तो हम लोग कहते हैं थरो स्टडी ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम शुड बी डन प्रायर अडॉप्टिंग टेस्ट चेक मेथड। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पढ़ना है, ऐसे एरियाज़ में सैम्पलिंग नहीं करना है जहाँ पे सूटेबल ना हो। मैम मतलब जैसे कि कंप्लायंसेस, वहाँ पे 100% का प्रोविजन कर, मतलब 100% का चेकिंग करो। अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस विद रिलेटेड पार्टी, वहाँ पे सैम्पलिंग नहीं करेंगे, वहाँ पे फुल चेकिंग करेंगे। प्लान कीजिए, मैनेजमेंट एंगेजमेंट पार्टनर अपनी टीम से बात कीजिए कि बेटा सैम्पलिंग कैसे करनी है, एक्सप्लेन द टीम, ट्रेनिंग दीजिए। ट्रांजैक्शंस प्रॉपरली स्ट्रैटिफाइड होने चाहिए बिफोर यू अप्लाई सैम्पल्स। सैम्पल साइज अप्रोप्रिएटली डिसाइड करो बेस्ड ऑन द फैक्टर्स। Sample should be chosen in an unbiased manner. Don't try applying your bias when you are selecting the sample. Locate the areas of error. जहाँ पे आपको प्रॉपर थरो चेकिंग करना है, वहाँ पे आप सैम्पलिंग नहीं करेंगे। Easy? Perfectly sure? चलो, so now let us go ahead with projection of misstatement and evaluation of misstatement. बहुत ही सिंपल, दो छोटे छोटे से कंसेप्ट एंड दिस विल गेट ओवर। प्रोजेक्टेड रेट ऑफ मिसस्टेटमेंट। बेसिकली प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट क्या होता है, मैंने अभी अभी आपको मतलब स्टार्टिंग में आपको ये समझाया था कि जिस में से आप सैंपल सिलेक्ट करते हो उस पूरे गट्ठर को आप कहते हो पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन में से आपने सैंपल सिलेक्ट किया, सैंपल्स को इवैल्यूएट किया, अब डोंट यू फील आप सैंपल में डिविएशन जो रेट है उसको प्रोजेक्ट करोगे ऑन द ब्रॉडर व्यू, दिस इज नोन एज प्रोजेक्शन ऑफ मिसस्टेटमेंट। सो अगर आपने
1000 वाउचर्स का पॉपुलेशन था, उसमें से 350 वाउचर्स को इवेल्युएट किया, ये 350 वाउचर्स में से 35 वाउचर्स वर मिसस्टेटेड। अगर 350 में से 35, 1000 में से कितना मिसस्टेटमेंट? दिस इज नोन एज प्रोजेक्शन. So what is the meaning of the word projection? Projection of the rate of misstatement which you have evaluated on the basis of sample to the whole broad population is known as projection of misstatement. Simple. पक्का? So that is projection. इस रेट से आपको जो मिसस्टेटमेंट मिलता है, दिस इज नोन एज प्रोजेक्टेड रेट ऑफ मिसस्टेटमेंट. प्रोजेक्टेड रेट ऑफ मिसस्टेटमेंट. ठीक है, तो आपको यहाँ पे मिलेगा प्रम, या फिर इसको पीएम समझना, पीएम. दिस इज प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट. ओके, बट ये प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट करेंगे क्या? प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट को इवैल्यूएट तो करना पड़ेगा कि क्या ये प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट मटेरियल है, नहीं है. अगर मटेरियल है तो मेरा ओपिनियन अफेक्ट होगा या नहीं होगा. तो प्रोजेक्शन के बाद हम क्या करते हैं? प्रोजेक्शन के बाद हम लोग करते हैं इवैल्यूएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट. Evaluation of misstatement. Again, this evaluation is divided into two parts, TOC and TOD. TOC and TOD. अब यहाँ पे पहले TOC को होल्ड करते हैं, TOD को समझते हैं. ठीक है, TOD में हम लोग कहते हैं कि जो प्रोजेक्टेड रेट ऑफ मिसस्टेटमेंट है ना, PM, इसमें हमको ऐड करना पड़ेगा एक अनॉमलस रेट ऑफ मिसस्टेटमेंट विच कैन बी अ बफर. जैसे मुझे लग रहा है कि 350 में 35 वाउचर गलत हैं, तो 1000 में से करीब करीब 100 वाउचर्स गलत होंगे, बट थोड़ा अपर साइड ही मान लो 1050. तो ये जो अपर साइड आप मान करके 1050 जो आपने ऐड किया ना, दैट इज अनॉमलस रेट ऑफ मिस्टेक. सो हम लोग क्या कहते हैं, PM प्लस AM इज गोइंग टू गिव यू द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ मिसस्टेटमेंट इन द पॉपुलेशन. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट प्लस anomalous rate of misstatement if any, that will give you the best estimate of the misstatement which is there in the population. अब आप कंपेयर करोगे ये बेस्ट एस्टिमेशन को विथ टॉलरेबल रेट ऑफ मिसस्टेटमेंट के साथ. इफ बेस्ट एस्टिमेट इज लेस देन टॉलरेबल रेट ऑफ मिसस्टेटमेंट, हम कहेंगे कि मेरा बेस्ट एस्टिमेट है 1050 मिसस्टेटमेंट होगा इन द वाउचर्स. ठीक है, अब ये जो 150, ये जो 150 या 1050 जो भी मैंने बफर पकड़ा है, इफ इट ऑल इट इज लेस देन द टॉलरेबल, आप टॉलरेट कर सकते हो 50,000, बट आपको मिसस्टेटमेंट का रेंज मिला है 1050. तो इफ इट ऑल इट इज लेस, आपको लगेगा फुल पॉपुलेशन इज फ्री फ्रॉम रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. मतलब मिसस्टेटमेंट तो है बट वो मटेरियल नहीं है. सो इफ द बेस्ट एस्टिमेट, आपका PM क्या था, प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट 1000, आपने अनॉमलस रेट ऐड किया 50, बेस्ट एस्टीमेट आया 1050, आपका टॉलरेबल रेट था 5000, कि 5000 वाउचर्स अगर गलत चले गए ना 1 लाख के पॉपुलेशन में, तो चलेगा. सो यहाँ पे 1 लाख के पॉपुलेशन में हार्डली 1050 वाउचर्स थोड़े बहुत गलत है. हम लोग बोलेंगे ठीक है यार, द पॉपुलेशन इज फ्री फ्रॉम रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. Free from material mistake. Case 2. If best estimate is near to the tolerable rate of misstatement, तो हम लोग क्या बोलेंगे, से 1050, आपका टॉलरेबल रेट ऑफ मिसस्टेटमेंट था 1100, इट इज़ वेरी नियर टू द टॉलरेबल रेट. आप टॉलरेट कर सकते हो 1100. ऑलरेडी आपको एस्टिमेशन के नाम पे मिल गया है 1050. नाउ द ऑडिटर विल बी अलर्ट. ऑडिटर क्या बोलेगा, ऑडिटर बोलेगा नक्की यहाँ पे तो मिसस्टेटमेंट होगा. द पॉपुलेशन विल बी मटेरियली मिसस्टेटेड, नक्की. तीसरा केस, इफ बेस्ट एस्टिमेट इज मोर देन टॉलरेबल रेट ऑफ मिसस्टेटमेंट, आपको बेस्ट एस्टिमेट मिल रहा है 1050, आप टॉलरेट ही कर सकते हो 700 मिसस्टेटमेंट. अब या तो मैंने परफॉर्मेंस मटीरियलिटी गलत सिलेक्ट की है, मैंने मटीरियलिटी गलत सिलेक्ट की है,
मैंने प्लानिंग गलत की है, सैम्पल साइज सही नहीं है, या फिर मेरा चेकिंग का प्रोसेस सही नहीं। अब मैं बोलूँगी यार कुछ तो गड़बड़ है यार, आई कैन नॉट हैव सो मच ऑफ डिविएशंस, राइट? तो द इफ माई बेस्ट एस्टिमेट ऑफ मिसस्टेटमेंट इन द पॉपुलेशन is exceeding the tolerable rate of misstatement, better you reperform this procedure. This is not providing appropriate basis for conclusion. This is not providing appropriate basis for conclusion. सो यहाँ पे हम लोगों ने दो चीज़ देखी। सबसे पहले हम लोग प्रोजेक्शन करेंगे, सैंपल से पॉपुलेशन के मिसस्टेटमेंट को प्रोजेक्ट करेंगे। प्रोजेक्ट करने के बाद उसको ऐड करेंगे पी एम प्लस ए एम इज इक्वल्स टू बी ई, पी एम प्लस ए एम इज इक्वल्स टू बी। बी को कंपेयर करेंगे टॉलरेबल रेट ऑफ मिसस्टेटमेंट से, कम है ठीक है, इक्वल्स है मिसस्टेटमेंट है मान लो, ज़्यादा है रीपरफॉर्म करो, कुछ तो गड़बड़ हो गई, ठीक है, इट इज़ नॉट गिविंग अप्रोप्रिएट बेसिस फॉर कंक्लूजन। मैम इफ एट ऑल टी ओ सी स्टेज पे डिविएशन, कंट्रोल के डिविएशन का जो रेट है वो हम लोगों को ज़्यादा या कम मिल रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे देखो कंट्रोल्स वीक है। अगर हमारा प्रोजेक्शन कहता है कि कंट्रोल्स आर डेफिशिएंट, तो हम लोग मान लेंगे देयर इज़ हाई चांसेस ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, देयर इज़ हाई चांसेस ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट अनलेस, इतना हम लोग मान लेंगे, अनलेस you receive any further evidences, unless further evidences substantiating these facts are obtained. Substantiating this fact are obtained. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंट्रोल्स के केस में हम लोग डायरेक्ट कंक्लूजन पे नहीं पहुँचते। कंट्रोल्स के केस में हम लोग सिर्फ असेस करते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, इसके बेसिस पे हम लोग डिज़ाइन करते हैं नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स, है ना। सो यहाँ पे कंट्रोल्स वाले पॉइंट पे तुमको होल्ड करना है। हम लोग बोलेंगे कि विल बी एबल टू असेस रिस्क। कंट्रोल्स अगर वीक है, ऐसा प्रोजेक्ट हो रहा है, तो मान लीजिए रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हाई होगा, अनलेस यू रिसीव फर्दर एविडेंसेस विच कैन सब्सटैंशिएट दिस फाइंडिंग। So this is evaluation, and based on the evaluation you will start the further audit procedures, and based on the further audit procedures you will conclude that whether population में material misstatement है या नहीं है। खत्म, सिंपल, एकदम इजी। चलो जाते हैं एक बार किताब में, एंड दैट इज द एंड ऑफ ऐसे 513 या प्रोजेक्शन। You need to project the misstatement for the population to obtain the broader view. तो TOD पे भी प्रोजेक्शन करते हैं, TOC पे एग्जैक्टली हम लोग सिर्फ प्रोजेक्शन ऑफ डिविएशन ही कर पाते, मिसस्टेटमेंट है कि नहीं है सिर्फ उतना ही करते हैं। जितना सैम्पल रेट ऑफ डिविएशन है, मान लो कि हाँ यार कंट्रोल्स वीक है या स्ट्रॉन्ग है, उतना पता चल जाएगा आपको, डायरेक्टली प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं। इवैल्यूएशन के सैम्पल रिजल्ट सही है या फिर सैम्पल इज गोइंग टू प्रोवाइड यू रीजनेबल बेसिस। Evaluation of TOC stage, an unexpectedly high sample deviation will increase the risk of material misstatement unless the further audit evidences substantiating the initial assessments are obtained. For TOD, you need to apply PM plus AM, projected misstatement plus anomalous misstatement if any, is going to give you BE, best estimate. When the projected misstatement plus anomalous misstatement exceeds the tolerable rate, it is not going to provide you appropriate basis for conclusion. यहाँ पे लिखो BE is more than tolerable misstatement, and यहाँ पे the projected misstatement closer to BE is near to TM, तो मान लो यार पॉपुलेशन में हाई रिस्क है। मैम वो तीसरा वाला सिचुएशन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर BE is less than tolerable misstatement, the population is free from material misstatement. Free from material misstatement. Getting that? Super easy. So there you complete
द ब्यूटिफुल स्टैंडर्ड ऑफ एसे 530। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यूज में आ सकता है। आपको कई बार ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आंसर इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ठीक है। मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा चांसेस है इसके एमसीक्यूज में आने के, ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू हैव टोटली अंडरस्टूड दिस। सो ऑडिट सैम्पलिंग ऐसे 530। सी इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स को ये एक सेपरेट चैप्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। मिनिमम इंटरमीडिएट लेवल पे यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं 6 to 8 मार्क्स के। चलिए, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन राइट हियर ऑन योर स्क्रीन गोज लाइक दिस। What is the meaning of the word sampling? Also discuss method. Meaning of the word sampling में हम लोग क्या लिखेंगे? We will say sampling is a process wherein we apply our audit procedures to less than 100% of the population and we draw conclusion on overall 100% of population. What are the methods? मेथड्स में दो अप्रोचेस थे, कौन से? एक स्टैटिस्टिकल अप्रोच, दूसरा नॉन स्टैटिस्टिकल अप्रोच। और मेथड्स में 5 मेथड्स थे: रैंडम सैम्पलिंग, इंटरवल सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, हैप्पजार्ड सैम्पलिंग एंड ब्लॉक सैम्पलिंग। सो ये 5 मेथड्स डन। उसके बाद आता है दूसरा क्वेश्चन, वॉट एवर मे बी द अप्रोच, नॉन स्टैटिस्टिकल और स्टैटिस्टिकल, कहता है द सैम्पल मस्ट ऑलवेज बी रिप्रेजेंटेटिव। डिस्कस एक्सप्लेनिंग स्टैटिस्टिकल एंड नॉन स्टैटिस्टिकल अप्रोच। अप्रोच को डिस्कस करना है। हम लोग कहते हैं स्टैटिस्टिकल अप्रोच का मतलब होता है जहां पे आप आपके स्टैटिस्टिकल टूल, प्रोबेबिलिटी टूल को मद्देनजर रखते हुए मेथड से सैंपल सेलेक्ट करते हो। नॉन स्टैटिस्टिकल का मतलब होता है यू बिलीव ऑन योर जजमेंट। आप जजमेंट्स जो है उसके बेसिस पे सैंपल्स को सिलेक्ट करते हैं। सो दीज आर 2 अप्रोचेस, स्टैटिस्टिकल, नॉन स्टैटिस्टिकल। यहाँ पे आप रैंडम सिलेक्शन करते हो जहाँ पे ईच एंड एवरी प्रोबेबल यूनिट हैज इक्वल चांसेस ऑफ सिलेक्शन, दैट इज स्टैटिस्टिकल। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे कॉन्शियस बायस, योर जजमेंट हैज टू प्ले अ रोल। हेंस वी कैन कंक्लूड दैट अप्रोच चाहे कोई भी हो, बट जो रिप्रेजेंटेटिव, जो सैंपल्स हम लोग सेलेक्ट करें, शुड बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल पॉपुलेशन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3. Audit testing done through statistical sampling is more scientific than testing based entirely on the auditor's own judgment because it involves mathematical laws. Okay, अब मेन क्वेश्चन आता है, explain and also state the advantages of statistical sampling. Now you guys realize, मैं हर बार जो आपको कहती हूँ, लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन मैटर। ऊपर चाहे जितना भी प्रवचन दिया हो स्टूडेंट्स, ये चाहे जो भी पॉइंटर्स लिखे हो, ओन जजमेंट ना, ये ना वो ना, साइज ऑफ द पॉपुलेशन, साइज ऑफ द सैम्पल सिलेक्टेड, जो भी दिया हो, मेन क्वेश्चन तो यही है, एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। हम लोग कहेंगे सैम्पल टेस्टिंग मतलब सैम्पल साइज विल नॉट बी प्रोपोर्शनेटली इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग इन द पॉपुलेशन. The sample selection is more objective, hence it is more defensive. Methods provide a means of estimating the sampling risk. Calculated risk is also driven, and also it gives a better description. Statistical sampling gives a better description for large mass of data. Next, question number 4. XYZ is engaged in the trading of electronic goods and having huge account receivable. For analyzing the whole accounts receivable, the auditor wanted to use the sampling technique. ठीक है, ऑडिटर को सैम्पलिंग टेक्निक यूज करनी थी. सब प्रवचन दिया है, लास्ट लाइन पे डायरेक्टली फोकस करते हैं. SA 530 provides the guidance to the auditor about stratified. Advise the auditor in accordance with SA 530. क्या प्रॉब्लम है इनके पास? ह्यूज ट्रेड रिसीवेबल्स है. उनके जो पॉपुलेशंस है वो वेराइड पॉपुलेशंस है, बहुत ही ज़्यादा अलग अलग प्रकार के डेटा है. तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग स्ट्रैटिफिकेशन करने की कोशिश करेंगे. बोलता है तो इन दोनों चीज़ों के लिए, स्ट्रैटिफिकेशन के लिए एंड वैल्यू वेटेड टेक्निक्स के लिए ऑडिटर को गाइड किया जाए. तो ये 2 टेक्निक्स का आंसर लिखेंगे. व्हाट इज स्ट्रैटिफिकेशन? डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इनटू स्ट्राटास, फिर सैंपल को सिलेक्ट करें. वैल्यू वेटेड का मतलब क्या होता है? जो वे है, जो वैल्यू है, वो हम इनको प्रोवाइड करें. ठीक है. सो ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ द आइटम हम सैंपल्स को सिलेक्ट करें.
That was value weighted sampling. Explain sampling method which involves a selection of block of continuous item. This is block sampling. Block sampling में हम लोग क्या होता है, एक पूरा ब्लॉक उठा लेते हैं of contagious item, of continuous item. ठीक है. This method involves the selection of block of continuous item and यहाँ पे हम लोग continuous item in the population को select करते हैं. Next, advantages of statistical sampling. अभी ऊपर 5 पॉइंट पढ़ा. And write a short note on stratified sampling. पॉपुलेशन को स्ट्राटास में डिवाइड करो, स्ट्रैटिफिकेशन सैम्पलिंग. ठीक है. डिस्कस द फैक्टर्स दैट कैन बी कंसिडर्ड फॉर डिसाइडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ चेकिंग ऑन सैम्पलिंग प्लान. कि हम लोग किस हद तक चेकिंग करें, कौन से फैक्टर्स के बेसिस पे सैम्पल साइज को हम लोगों को डिसाइड करना होता है. द फैक्टर्स दैट शुड बी कंसिडर्ड फॉर डिसाइडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ चेकिंग ऑफ द सैम्पलिंग प्लान आर एज फॉलोज. पहला, size of the organization. Depending upon the size and the characteristic of population, we decide sample size. State of internal control, reliability of books, records, tolerable range of error, and also हमारा desired level of assurance कितना है, desired level of confidence. Next, explain stating examples of the factor that the auditor should consider in deciding upon the sample size for test of controls. Sample size for test of controls कैसे डिसाइड होगा? तो RMM, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. हम लोगों ने ऑडिट सार में ये कंसेप्ट पढ़ करके रखा था ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. जितना ज़्यादा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट उतना ज़्यादा चेकिंग, जितना ज़्यादा टॉलरेबल रेट ऑफ एरर उतना कम चेकिंग, जितना ज़्यादा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ एरर उतना ज़्यादा चेकिंग. तो ये वो 5 वाली चीज़ है. देखो, increase in tolerable rate of error, expected rate of deviation, this is extent of risk of material misstatement, desired level of assurance and the actual size of population. हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था कि because this is statistical sampling, जैसे ही population proportion में बढ़ता है उतने ही proportion में sample नहीं बढ़ता है. So if the population is very large, change in population will have a minute or a negligible change in sample size. So small change in population will have a negligible effect on sample size. Next, with reference to SA 530, state the requirements relating to audit sampling, sample design, sample size and selection of item. So what is audit sampling? पहला वो लिखेंगे. Audit sampling का मतलब होता है population में से samples को select करो, उस samples पे procedures apply करो, conclusion पूरे population पे draw करो. सैम्पल डिजाइन का मतलब होता है द ऑडिटर शैल कंसिडर द पर्पस ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स, कि क्या कैरेक्टरिस्टिक है जो पॉपुलेशन को हमको चेक करना है. सैम्पल साइज का मतलब होता है जो पॉपुलेशन में हम लोग सैम्पल्स इकट्ठा कर रहे हैं, इज इट अप्रोप्रिएट टू इवैल्यूएट द होल पॉपुलेशन इन ऑर्डर टू रिड्यूस द रिस्क टू एन एक्सेप्टेबल लोअर लेवल. सिलेक्शन ऑफ टेस्टिंग आइटम्स, के किस हिसाब से हम लोगों को सैम्पल को सिलेक्ट करना है, दैट इज सिलेक्शन. नेक्स्ट, सैम्पलिंग रिस्क. सैम्पलिंग रिस्क में 2 रिस्क थे. क्या क्या? ऑडिट रिस्क एंड एडिशनल वर्क बर्डन. 2 रिस्क थे, ऑडिट रिस्क एंड एडिशनल वर्क बर्डन. यहाँ पे हम लोगों ने पूरा चार्ट बना करके रखा था फॉर TOC, फॉर TOD, फॉर TOC, फॉर TOD. इन केस ऑफ ओवर रिलायंस, इन केस ऑफ अंडर रिलायंस, इन केस मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट और मटेरियल मिसस्टेटमेंट डज नॉट एक्सिस्ट. ऐसे करके 4 सर्कमस्टांसेस थे. एंड सैम्पलिंग रिस्क में हम लोगों ने बोला था कि अंडर रिलायंस विल लीड टू एडिशनल वर्क बर्डन, ओवर रिलायंस may lead to audit risk. When the material misstatement is existing, material misstatement है but हमारे ऑडिटर को लग रहा है material misstatement नहीं है, that will lead to audit risk. When material misstatement नहीं है but आपको लग रहा है material misstatement तो है, will lead to additional work burden. So totally speaking इसमें 2 ही circumstances थे, audit risk and additional work burden. नेक्स्ट, सेम चीज सैम्पलिंग रिस्क और नॉन सैम्पलिंग. सैम्पलिंग रिस्क तो समझ गए. नॉन सैम्पलिंग रिस्क का मतलब होता है दिस इज अ रिस्क बिकॉज ऑफ द रीजन अदर देन सैम्पलिंग, अदर देन सैम्पलिंग. दैट इज बाय ह्यूमन मिस्टेक, applying wrong procedures, relying over erroneous information, misinterpretation of results, etc.
नेक्स्ट इज प्रोजेक्शन ऑफ मिसस्टेटमेंट। ऑडिटर क्या कहता है कि सैंपल का जो रिजल्ट है उसको वो प्रोजेक्ट करता है टुवर्ड्स द पॉपुलेशन। जो सैंपल का रिजल्ट है, ही ट्राइज प्रोजेक्टिंग इट टू द ब्रॉडर स्केल। तो यस, द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट द मिसस्टेटमेंट फॉर द पॉपुलेशन एज अ होल, क्योंकि सैंपल पे कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करना है। कंक्लूजन किस पे ड्रॉ करना है? कंक्लूजन ड्रॉ करना है पूरे पॉपुलेशन पे। सो हम लोग क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन करते टाइम वी ट्राई रिकॉर्डिंग द मिसस्टेटमेंट एनॉमली। एनॉमली का मतलब होता है इट इज वेरी स्मॉल और अ माइन्यूट अमाउंट। However, the effect of such misstatement, if uncorrected, still needs to be considered in addition to the projection of non-anomalous misstatement. So usually we try projecting the misstatement, add a kind of buffer. Anomalous misstatement का मतलब होता है a kind of buffer. Next is imperative. It is imperative for the auditor to project the misstatement for the population while performing the audit procedures through sampling. Same answer लिखना है, misstatement को project करो, anomaly, एंड यहाँ पे भी नॉन एक्सप्लिसिट पॉपुलेशन, ये हम लोगों ने TOC TOD के लिए पढ़ करके रखा था। इवेल्युएटिंग द रिजल्ट्स ऑफ सैम्पलिंग, उसमें भी बच्चों अगर याद है तो 3 सर्कमस्टेंस थे। यू नीड टू टॉलरेबल रेट ऑफ मिसस्टेटमेंट को कंपेयर करना था विद बेस्ट एस्टीमेट। व्हाट इज बेस्ट एस्टीमेट? प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट प्लस अनॉमलस मिसस्टेटमेंट इफ एनी, PM प्लस AM इज इक्वल्स टू B, उसको कंपेयर करना था। So in case of test of details, projected misstatement plus anomalous misstatement will give you best estimate if it exceeds tolerable rate of misstatement, if it is near to the tolerable rate misstatement. Okay, that was the question. Next, other important questions. What are the factors which are required to be considered while determining the sample size? ये same question है। Organization का size, internal control system, reliance over the books and records, the tolerable range of error, and the desired degree of confidence. There is a growing realization that the traditional approach to audit is economically wasteful. बोलता है कि पहले ना हम लोग सब कुछ चेक करते थे, ये भी चेक कर लो, ये भी चेक करो, पूरा 100% चेक करो, बट इकोनॉमिकली बहुत वेस्टफुल होता था। मतलब पैसों के लिए चेक करने जाना, इतना सब कुछ चेक करना वाज कंसिडर्ड एज वेस्टफुल। तो अब आपने क्या करना शुरू किया है? तो बोलते हैं हाँ, जो पुराना मेथड था ना वो वेस्टफुल था, तो हमने ये डिसाइड किया है कि हम सैम्पलिंग करेंगे। सब कुछ 100% चेकिंग ना करके सैम्पल्स को चेक करेंगे, फिर सैम्पल से प्रोजेक्शन करेंगे फॉर द पॉपुलेशन। यही आंसर लिखना है, ठीक है। नो कॉन्शियस एफर्ट्स इन ह्यूमन सोसाइटी इज डाइवेस्टेड ऑफ इकोनॉमिक कंसिडरेशन, कि हर चीज एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू मनी, है ना। Auditing is no exception. There is a growing realization that yes, traditional approach was economically wasteful. This invariably leads to more emphasis on the routine check, which often is not necessary. बोलता है कि जो routine check है, जो हर बार transaction होता ही है, उसको check करके क्या फ़ायदा है? Hence, हम लोगों ने हमारा जो concentration था वो थोड़ा सा shift किया from checking routine transaction to the 100% to selection of samples in a manner जहाँ पे कुछ unusual circumstances हो। ठीक है। सो इस ट्रेडिशनल थिंकिंग को चेंज करके हम लोगों ने सैम्पलिंग करना शुरू कर दिया। सैल्डम का मतलब होता है रेयरली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। द एक्सटेंट ऑफ चेकिंग टू बी अंडरटेकन इज प्राइमरीली अ मैटर ऑफ जजमेंट ऑफ द ऑडिटर। इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑडिटर दैट if he decides to form his opinion on the basis of a part of checking, he should adopt standard techniques which are widely used। बोलता है कि अगर वो सैम्पलिंग यूज करना चाहता है तो स्टैंडर्ड टेक्निक जो है उसे फॉलो करें। हम लोग कहेंगे यस, स्टैंडर्ड टेक्निक्स ही हम लोगों को फॉलो करना है। जैसे
स्टैटिस्टिकल थ्योरी हम लोगों को फॉलो करना रहेगा. टू एंश्योर द गुड रीजनेबल स्टैंडर्ड वर्क ही शुड एक्चुअली अडॉप्ट द स्टैंडर्ड टेक्निक्स. एंड व्हाट आर द स्टैंडर्ड टेक्निक्स? अप्रोच में 2, स्टैटिस्टिकल नॉन स्टैटिस्टिकल, मेथड्स में 5. रिम HB, रैंडम, इंटरवल, सिस्टमैटिक, मॉनिटरी, हैप्पीजर. मतलब यही करना पड़ेगा. नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये गलत क्वेश्चन आ गया है. एज पर ऐसे 200 व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट. मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रिपेरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रिपेरेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ये 530 का नहीं है, जनरल क्वेश्चन आ गया है. इंटरनल कंट्रोल, गोइंग कंसर्न, ये उनकी जिम्मेदारी. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19. एडवाइज CAB what kind of precaution should be taken by him while he is performing sampling technique. बोलता है कि कुछ तो प्रिकॉशन अप्लाई करेंगे ना. ऐसा तो नहीं है ना कि सैम्पलिंग ऐसी रैंडम बेसिस पे अप्लाई कर दिया. नहीं. व्हेन वी टॉक अबाउट सैम्पलिंग एंड प्रिकॉशन, हम लोग कहते हैं कि सैम्पलिंग अप्लाई करने से पहले एक थरो अंडरस्टैंडिंग ले लो ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, प्रॉपर स्टडी ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. एरियाज जहाँ पे सैम्पलिंग नहीं सूटेबल है उसको थरली स्टडी करना है, जैसे कि compliances of laws and regulation, unusual transactions with related party, the transactions which have high risk of material misstatement. तो ये सारी जगह पे आप लोगों को थरली ये चीज़ चेक करनी है कि यहाँ पे सैम्पलिंग ना हो. प्रॉपर प्लानिंग करना, ट्रांजैक्शंस है उसको प्रॉपरली क्लासीफाई करके स्ट्रैटिफाई करना, सैम्पल साइज सही तरीके से डिटरमाइन करना. तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं बच्चों जिसको बहुत अच्छी तरीके से हमें जज करना है बिफोर वी अप्लाई सैम्पलिंग प्रोसीजर. मतलब कि प्रिकॉशंस हैं कि यहाँ गलती होगी तो सैम्पलिंग के रिजल्ट्स गलत होंगे, सैम्पलिंग के रिजल्ट्स गलत होंगे तो सैम्पलिंग रिस्क होगा, हमारा ओपिनियन गलत जाएगा. तो दीज आर द प्रिकॉशंस. अनबायस्ड ओपिनियन होना चाहिए. एंड जो एरियाज हैं जहाँ पे हमको लगता है कि यहाँ पे एरर हो सकता है, गलतियाँ हो सकती हैं, उसको केयरफुली चेक करें. शुड बी एनालाइज्ड प्रॉपर्ली. नेक्स्ट इज सैम्पल साइज डिटरमाइन करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डिजायर्ड लेवल ऑफ अश्योरेंस. जितना ज़्यादा लेवल का अश्योरेंस आप देना चाहते हो उतना ज़्यादा सैम्पल साइज होगा. बच्चों अगर हम चाहते हैं कि मेरा वचन वही है शासन, मतलब हम बहुत ही उच्च कोटि का रिजल्ट ओपिनियन देना चाहते हैं, तो हमको चेकिंग भी उतने हद तक ज़्यादा करनी होगी. तो हम लोग कहेंगे येस एब्सोल्युटली इट विल इंक्रीज द सैम्पल साइज. एंड नेक्स्ट होता है स्ट्रैटिफिकेशन. ये सुपर इंपॉर्टेंट है. देखो बच्चों, अगर सैम्पल बहुत ही ज़्यादा हाईली स्ट्रैटिफाइड है, व्हाट इज हाईली स्ट्रैटिफाइड? मतलब पूरे पॉपुलेशन को हम लोगों ने अपने अपने होमोजीनियस नेचर के हिसाब से डिवाइड करके रखा है. अगर पॉपुलेशन स्ट्रैटिफाई करके रखा है तो हमारा सिलेक्शन, हमारा सैम्पल साइज ज़्यादा होगा या कम होगा? डिक्रीज, कम होगा. क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन भी होमोजीनियस आइटम का है. एक पॉपुलेशन जो स्ट्रैटिफाई करके रखा है वो होमोजीनियस आइटम का है, तो यहाँ पे हम लोग कम सिलेक्शन करेंगे. So where there is a wide range in the monetary items may be stratified properly. When the population can be appropriately stratified, the aggregate of the sample size from the stratas will be less than as compared to the variability of the population. Next, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये पहले भी हम लोगों ने पढ़ा बच्चों. Sample testing, design and sample size. Next, what are the methods and explain the benefits. Method है ये RIM HB और benefits है ये advantages of statistical sampling. Same questions. Some important correct incorrect questions we will just take into considerations. The method of dividing the population into groups is known as block sampling. No, this is stratification. False. Second, universe refers to the entire set of data from which this sample is selected. Wait, universe होता है या population? Population. So it is the population which is referring to the entire set of data from which the sample is selected. बच्चों
आज आप एक एक्स्ट्रा एडिशनल काम करें, आपके ऑडिट सार में जहाँ पे स्टूडेंट्स का स्पेस है नोट्स लिखने के लिए, वहाँ पे ये जो एडिशनल पॉइंट्स है ना वो लिखते भी जाएं, ठीक है। सो आपको क्या आंसर लिखना है, पॉपुलेशन रेफर्स टू द एंटायर सेट ऑफ डेटा फ्रॉम विच द सैंपल इज सिलेक्टेड, इतना लिख दीजिए। इसके बाद पॉइंट नंबर 3, नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग इज एन अप्रोच टू द सैम्पलिंग दैट हैज रैंडम सिलेक्शन। वेट, यहीं पे आंसर गलत हो गया। नॉन स्टैटिस्टिकल हैज रैंडम सिलेक्शन, नो, स्टैटिस्टिकल अप्रोच हैज अ रैंडम सिलेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैटिस्टिकल सिलेक्शन, ये लिखने की जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया। राइट ओनली दिस एज एन एडिशनल नोट, लिखो नोट 1, नोट 1 ये लिख दो। ये तो आपको पता ही है, ये भी पता है, लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सैम्पलिंग नीड नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव, एलो चलो कर लो बात, सैम्पलिंग हैज़ टू बी रिप्रेजेंटेटिव, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। 5, द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन इज टू इंक्रीज द वेरिएबिलिटी। स्टॉप। स्ट्रैटिफाई करके आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, वेरिएबिलिटी बढ़ा रहे हो या वेरिएबिलिटी कम कर रहे हो। अगर ये पूरा पॉपुलेशन है जिसमें बहुत ही वेरिएशंस है, ये एक है, ये एक है, बहुत ज़्यादा वेरिएशंस है डेटा में, दिख रहा है वेरिएशंस, ब्लैक, ग्रीन, ब्राउन, बहुत ज़्यादा, और ब्लू भी ले लेते हैं, ये वेरिएशन, ठीक है। अब आप इसको स्ट्रैटिफाई करना चाहते हो, तो स्ट्रैटिफाई करने से वेरिएशन बढ़ेगा या वेरिएशन कम होगा। व्हाट यू विल डू इज, यू विल प्रिपेयर 1 डब्बा जिसमें सारे ब्लू एलिमेंट्स हैं, यू विल प्रिपेयर 1 डब्बा जिसमें सारे ग्रीन एलिमेंट्स हैं। तो इससे स्ट्रैटिफिकेशन इंक्रीज हो रहा है, वेरिएशन इंक्रीज हो रहा है या वेरिएशन डिक्रीज हो रहा है, वेरिएशन डिक्रीज हो रहा है। तो राइट डाउन दिस पॉइंट, नोट नंबर 2, द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन is to decrease the variability of the items and therefore the sample size is reduced. Note number 2. Next, when statistical sampling is used to select a sample, sample need not be representative, nahi re, sample has to be representative, be it statistical approach or non-statistical. Non-statistical method is criticized on the grounds that it is neither objective nor scientific. True. Non-statistical approach को हम लोग वैसे भी criticize करते हैं. Next, statistical sample has narrower application where a population to be tested consists of large number of similar items. Tell me, statistical approach has a narrower applications where the population tested has large application. No, statistical approach का fifth वाला advantage, it gives a better description for large mass of data, हमने कहा false, ठीक है। इसको नोट पे लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि एडवांटेजेस का 5th पॉइंट में सार में लिखा हुआ है। नेक्स्ट, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग इज यूज्ड फॉर होमोजीनियस पॉपुलेशन। अगर पूरा पॉपुलेशन होमोजीनियस है, अब क्या ही हम लोग स्ट्रैटिफाई करेंगे, नहीं। स्ट्रैटिफाइड पॉपुलेशन, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग इज यूज्ड फॉर हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन। चलो ये पॉइंट नोट डाउन करो, लिखो नोट 3, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग इज यूज्ड फॉर हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन। सीए फाइनल में एमसीक्यूज में आने वाला नोट और सीए इंटरमीडिएट में करेक्ट इनकरेक्ट के नाम पे आ सकता है। नेक्स्ट, non-statistical sampling is considered to be more scientific than statistical. सरासर गलत, false, ये easy है। Next, in case of statistical sampling, the auditor's bias in sampling is involved. No, false. Last, in stratified sampling, the conclusion drawn on each stratum can be directly projected to whole population. ये है हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन, इसको हम लोगों ने स्ट्राटाज में डिवाइड किया है, स्ट्राटा 1, स्ट्राटा 2, स्ट्राटा 3 एंड स्ट्राटा 4, 4 सब पार्ट्स में डिवाइड किया। अब हमने क्या किया पता है, हम लोगों ने इसको जज किया और इस पर कंक्लूजन ड्रॉ किया।
अब मुझे बताओ इस पे जो कंक्लूजन है ये फुल पॉपुलेशन पे होगा या सब पॉपुलेशन पे होगा? सब पॉपुलेशन पे कंक्लूजन ड्रॉ होगा। तो रिपीट, अगर आपने स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग यूज किया है, कंक्लूजन ड्रॉन ऑन ईच स्ट्रैटम, इसका जो कंक्लूजन आया है ईच स्ट्रैटम का would be directly projected to the population? No, will be directly projected to sub population। समझ में आवे? इसको लिखो नोट नंबर 4 के नाम पे। So in case of stratified sampling, the conclusion drawn on each stratum will give you a projection for sub population, not for the whole population, can be directed to the sub population। ठीक है, so there you complete some additional important questions with regards to essay 530 audit sampling along with some additional notes on the basis of correct and incorrect statements। चल यहाँ पे ये वाला चैप्टर, ये वाला स्टैंडर्ड समाप्ति की घोषणा देता है।